इस सरकार में बहुत किल्लत है। बुनकरों की स्थिति बहुत दयनीय है। पिछली सरकार में बिजली बिल 200-250 रुपए महीना आता था, लेकिन अब 2,500-3,000 रुपए महीना देना पड़ रहा है। साड़ियों की बिक्री नहीं है, एक साड़ी पर 100 रुपए बच रहा है, जबकि यदि मजदूर रखें तो उसे आंटी से अपने से 30 रुपए और मिलाकर 130 रुपए मजदूरी देनी पड़ेगी। लॉकडाउन के चलते सब्जी का कारोबार भी चौपट हो गया। 200-250 रुपए पसेरी मतलब 5 किलो बिकने वाली भिंडी 5 रुपए पसेरी बेचनी पड़ी, जबकि 2100 से 2200 रुपए किलो भिंडी का बीज खरीदना पड़ा था। बताइए क्या करें। ये बातें देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा गोद लिए गांव नागेपुर के रहने वाले 25 वर्षीय विजय ने बताई है। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और सीधे लिए चलता हूं नागेपुर। प्रधानमंत्री ने जिस गांव को गोद लिया था, क्या है रिपोर्ट। भूवाल यादव ने जन चौक पर एक बेहतरीन लेख लिखा है, उसी के लेख के आधार पर यह वीडियो बन रहा है। नागेपुर गांव वाराणसी जिला से तकरीबन 22-23 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 6 मार्च 2016 से गोद लिया था। यह गांव मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सेवापुरी विधानसभा के आराजी लाइन ब्लॉक में आता है। नागेपुर गांव का आदर्श गांव के रूप में चयन से पूर्व जयापुर का चयन किया गया था। आदर्श गांव के रूप में चयन के उपरांत नागेपुर में क्या कुछ हुआ है, क्या छूट गया है, सरकार के कामों से स्थानीय जनता कितनी खुश है, यही जानने के लिए भूवाल अपने साथी अनुराग यादव के साथ पहुंचे थे नागेपुर गांव। तो वहां पर जो बातचीत की है लोगों से, उनका संक्षिप्त आपको मैं दे दूं सूचना कि जब आप राजा तालाब से होकर नागेपुर गांव बिना भूले भटके पहुंचना चाहते हैं तो सबसे अच्छा सुझाव यही है कि बाजार के पास आप झंसा वाला मार्ग पकड़कर आगे बढ़िए और जैसे ही नहर मिले आप वहां से बाएं मुड़कर नहर की पगडंडी पकड़ लीजिए। फिर रिंग रोड के नीचे पगडंडी से होते हुए आप जिस पहले बस स्टैंड पर पहुंचते हैं वही नागेपुर का बस स्टैंड है। वहां जब यह पहुंचते हैं भूवाल अपने दोस्त के साथ, तो वहां 4-5 बुजुर्ग बैठे हुए मिले उनको। वो सब अपने बातचीत में मशगूल थे। स्कूटर रोककर उन्होंने अपना परिचय दिया है और बातचीत शुरू की है। बातचीत शुरू करते हुए उन्होंने पूछा, आप लोग तो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र के निवासी हैं, और वह भी उस गांव के वासी जिसे मोदी जी ने स्वयं दूसरे संसदीय आदर्श गांव के रूप में गोद लिया है। क्या गांव के विकास से आप संतुष्ट हैं? इस सवाल को सुनते ही अमरनाथ राजभर भड़क उठते हैं। उनका कहना था कि हमारे गांव का चयन भले ही संसदीय आदर्श गांव के रूप में हुआ, लेकिन विकास के नाम पर रत्ती भर काम नहीं हुआ है। जयापुर में तो बहुत काम हुआ है, जो पहले संसदीय गांव था उनका। उसके 54 बराबर भी नागेपुर में कुछ हुआ हो तो बताइए। आप पूरे गांव में घूम घूम कर पूछ लीजिए, शायद ही कोई नंदघर, पानी की टंकी और बस स्टैंड के अलावा चौथा काम गिना सके। जब काम ही नहीं हुआ है तो फिर कोई क्या बताएगा। तब तक उनके बाजू में बैठे गुलाबी कलर की शर्ट पहनने वाला व्यक्ति बोल पड़ता है, आदर्श गांव तो बढ़िया काम के लिए आदर्श गांव से तो बढ़िया काम लोहिया ग्राम में हुआ था, जो अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुआ। उतना काम इनके समय में नहीं हुआ है। इसके बाद नाम जानने की कोशिश करते हैं, कौन है। इनका नाम है सोमारू राजभर। नागेपुर बस स्टैंड, गुलाबी कलर का शर्ट पहने सोमारू राजभर, नीला सफेद रंग की पगड़ी बांधे शारदा राजभर, और पीछे बैठे हैं अमरनाथ राजभर। 3 लोग।
उसके बाद गांव की जातिगत संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने पूछा। तब उसमें से सोमारू राजभर का कहना था कि हां, हम सब राजभर बिरादरी के हैं, हमारा सबसे अधिक वोट है, लगभग 700। उसके बाद कुर्मी भाई लोग हैं, उनका भी 600 के आसपास वोट है। 300 से 350 की संख्या में अहिर है और 150 की संख्या में कोयरी और दलित है। 4-6 गोंड है और 4 घर नाव, कुछ घर मुस्लिम समुदाय के लोगों के भी हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोहिया ग्राम के अंतर्गत 42 आवास मिले थे। 4-5 की संख्या में आरसीसी वाली सड़क भी बनी थी और भी बहुत काम हुए थे। अखिलेश के समय आवास का 2,85,000 रुपए मिलता था, लेकिन इनके समय में 1,25,000 रुपए मिलते हैं। बताइए, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और ये रुपये घटा दिए, उसमें भी झमेला अलग से। इसके बाद सोमारू चुप हो जाते हैं। इसी बीच 2 लोग और बातचीत में शामिल हो जाते हैं, जिनके बारे में पता चलता है कि वे दलित समुदाय से हैं। उनका नाम है रमाशंकर और चेतन लाल। दुआ सलाम करने के बाद उन्होंने जानने की कोशिश की कि हम किस विभाग से आए हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो जनचौक के लिए लेख लिखने आए हैं, रिपोर्टर हैं और उनके गांव का मुआयना करने आए हैं, हाल जानने आए हैं, तो उनके लिए यह खबर शायद मायूस करने वाली थी। इसके बावजूद उनमें से एक ने कहा, हमारे बेटवा के रहे वादे घर नहीं है, हमारे बेटा के रहने के लिए घर नहीं है, बबुआ लिख दा, मतलब बच्चा लिख दो, वहू के मिल जाए। फिर भुवाल ने दोबारा समझाया, तब जाकर उन्हें बात समझ में आई कि वो अधिकारी नहीं है, वो रिपोर्टर है। चेतन लाल की उम्र 83 वर्ष है, पेंशन भी पाते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ आए 61 वर्षीय रामाशंकर को पेंशन नहीं मिलती है। पेंशन की बात सुनकर शारदा राजभर, जो पहले से ही वहां बैठे थे, उम्र उनकी 80 वर्ष होगी, कहते हैं कि पेंशन हमें भी नहीं मिलती है, हम कई बार पढ़वा लिखवा कर भिजवाए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आधे घंटे की बातचीत सुनने के बाद पतले और लंबे कद काठी के जियालाल राजभर चुप्पी तोड़ते हैं और देसी अंदाज में कहते हैं, भैया, इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की। इस गांव की कई सड़कें 2-3 महीने तक ठेहुना भर, मतलब घुटना भर पानी में डूबी रहती है। हम सबको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। सोमारू भाई फिर से बोल उठते हैं, मैं खुद 4 महीना पानी हेल कर आता जाता हूं। जल भराव की समस्या पर हमने जितने लोगों से बातचीत की, मतलब उसमें सब भुवाल लिख रहे हैं कि जितने लोगों से बातचीत की, सभी ने एक मत से एक स्वर में कहा, बिल्कुल, हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है, जिसका कोई प्रबंध नहीं। गांव की कच्ची सड़क। जल जमाव के संबंध में स्थानीय प्रधान श्री मुकेश पटेल ने भी बताया है कि हमने अपने स्तर से कुछ काम करवाया है, लेकिन यह समस्या 1,00,000 2 लाख से हल होने वाली नहीं है। इसके लिए विधायक या सांसद कोटे से कम 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। मैंने इसके संबंध में जिला अधिकारी और अन्य जिम्मेदार पदाधिकारियों को लिखा है, ये मुकेश पटेल कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, उसके बाद जब भुवाल बाकी गांव वालों की राय जानने के लिए बस स्टैंड से बाएं की ओर मुड़कर जब गांव में प्रवेश करते हैं, करीब 200 मीटर चलने पर सड़क की बाईं ओर नंदघर है। नंदघर का दरवाजा खुला देखकर वो रुकते हैं। आंगनबाड़ी महिलाएं कर्मियों के साथ बातचीत करने पर पता चला कि कोविड की वजह से बच्चों का सेंटर पर आना मना है। सभी आंगनबाड़ी कर्मी घर घर दौरे पर हैं। गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोलियां बांटने, कोरोना वैक्सीनेशन की रिपोर्ट तैयार करके इत्यादि कामों के लिए। कुछ दूर आगे ही सामुदायिक केंद्र नागेपुर की बिल्डिंग है।
जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर अजय पटेल बैठे थे। उनकी ज्वाइनिंग दिसंबर 2021 की है, अभी हाल की। फिर भी गांव के बारे में उनके पास अच्छी जानकारी है। उनके अनुसार बीपीएल के 554 और अंत्योदय एपीएल के सभी कार्ड धारकों के घर स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर शौचालय का निर्माण हुआ है। उनका दावा था कि उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया है, लेकिन मौजूदा प्रधान मुकेश पटेल से पता चला कि लगभग 400 के आसपास फाइबर के शौचालय बने थे, जो आंधी आने के बाद से इस्तेमाल में नहीं रहे। तो उसका निर्माण करवाने वाले ठेकेदारों ने भी सभी शौचालयों को उठवाकर जलवा दिया। उन्होंने कहा कि किस वजह से जलवाया ये मुझे पता नहीं, लेकिन सच है कि फाइबर से बने सभी शौचालयों को जलवा दिया गया। अब सामुदायिक केंद्र पर डाटा एंट्री ऑपरेटर अजय पटेल हैं। जब भुवाल अपने साथी के साथ प्रधान जी से मिलने के लिए आगे बढ़े थे कि तिराहे पर बाबा साहब अंबेडकर की बड़ी सी मूर्ति नजर आई। उसके बगल में सामुदायिक शौचालय, जिससे पूर्व में यूनियन बैंक के द्वारा निर्मित किया गया था, लेकिन पिछली बार रुपए उतारने के चक्कर में केवल ऊपर झापर मरम्मत करके पूर्व प्रधान के कार्यकाल के दौरान सामुदायिक शौचालय लिखवा दिया गया। ऐसा वहां पर एकत्रित लोगों में से छक्कू और रामराज का कहना था। इस बात की पुष्टि वर्तमान प्रधान की बातों से भी हुई। तिराहे पर बैठे लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि वे सभी दलित बिरादरी के हैं। उनसे भी आदर्श गांव के चयन होने से पहले वाले विकास और मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। तो रामराज का कहना था कि जब विधायक गांव में आज तक नहीं आए तो विकास क्या खाक होगा। ज्ञातव्य हो, इस सेवापुर के वर्तमान विधायक एनडीए गठबंधन के सहयोगी अपना दल सोनेलाल से नील रतन पटेल नीलू हैं, जिनकी तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही है। गांव में बाबा साहब की मूर्ति जरूर लगी है। सो अंबेडकर की मूर्ति के पास एकत्र लोगों में से रामराज ने कहा कि बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम के दौरान स्मृति ईरानी आई थी। उन दिनों शोर था कि गाय और ई रिक्शा सबको फ्री में मिलेगा, लेकिन वास्तविकता यह थी कि वहां लगे कैंप में पैसे से गाय और ई रिक्शा मिल रहा था। आदर्श गांव चयनित होने के नाते यह जानने की कोशिश की गई कि क्या सबके पास गैस सिलेंडर है। तो सभी का कहना था कि लगभग सभी घरों में गैस सिलेंडर है, लेकिन जो गरीब है, मजदूर है, जिसे रोज रोज रोटी के लिए आटा जुटाना पड़ता है, कभी किसी को रोजगार मिलता है तो कभी किसी को रोजगार नहीं मिलता, तो वह गैस सिलेंडर कैसे भरवाएगा, और वह भी 1000 रुपए में। लॉकडाउन ने तो स्थिति और खराब कर दिया है। इस ठंडी में तो हाथ सेकने के लिए मुश्किल हो रही। अंबेडकर मूर्ति के पास मिले बलीराम का कहना था 1000 रुपए की गैस में सिलेंडर 1 महीना काम करेगा, जबकि 1000 रुपए की लकड़ी 4 महीने काम करेगा, 4 महीने चलेगा। अब चलिए गांव की प्राथमिक स्कूल जो है उसकी ओर जाते हैं भुवाल, और वहां जानने की पड़ताल करने की कोशिश करते हैं कि आखिर शिक्षा और स्कूल के हालात क्या हैं। विद्यालय में, स्कूल में बाउंड्री है। विद्यालय पर सभी शिक्षक उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य अनिल कुमार तिवारी हैं और अपने सहयोगी अध्यापकों के साथ गांव में घूम घूमकर वोट डालने के लिए संकल्प पत्र भरवाते हुए, मतदान करने के लिए आह्वान करते हुए काम कर रहे हैं। वो अंबेडकर पार्क के पास ही मिल गए। तो वोटिंग कैंपेन
कर रहे हैं, एक तरह से मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वो उनको वहीं पर मिले। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय से करीब 100 कदम पर ही खूबसूरत पानी की टंकी बनी हुई है। पानी की टंकी भी बाउंड्री के अंदर है, बाउंड्री युक्त है। तो पता चलता है कि पानी की टंकी लोहिया ग्राम योजना के तहत बनाई गई थी। लोहिया ग्राम योजना के तहत ही पानी टंकी बनी थी और पानी टंकी के कुछ दूर आगे अहिर टोली है। वहां पर लालचंद यादव और अपने नाती विशाल यादव के साथ भैंसों को चारा खिलाते मिले। उनसे पशुओं से संबंधित योजनाओं पर बात करने पर उनका कहना था कि हमें कोई सहयोग नहीं मिलता है, सब कुछ अपने भरोसे पर है, इस सरकार से हम लोग परेशान हैं। जब भुवाल ने उनसे प्रधान श्री मुकेश पटेल के घर की दिशा पूछी और आगे बढ़े तो खेतों में लहलहाती फसल नजर आई। खेतों में गेहूं सरसों के अलावा आलू एवं मौसमी सब्जियां लगी हुई थी। आगे बढ़ते हुए प्रधान जी के टोले में प्रवेश करते हैं भुवाल जब, तो एक जगह हैंडलूम की आवाज सुनकर ठिठक गए। वहां पर 4 लोग बैठे थे जिनसे उन्होंने अपना परिचय दिया। इनमें से 2 उम्रदराज थे जिनका नाम पंचम पटेल और नंदलाल पटेल था। 2 कम उम्र वाले सगे भाई अजय और विजय पटेल थे। दोनों भाई अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ हैंडलूम चलाते हैं और सब्जी की खेती भी करते हैं। अब इनसे कुछ बातचीत भुवाल ने की है, भुवाल यादव ने, और जब पूछने पर बहुत ही एग्रेसिव मूड में विजय बोलना शुरू करते हैं कि योगी मोदी के शासन में जनता बर्बाद हो गई है, रोजी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं है, महंगाई चरम पर है, कोविड और लॉकडाउन अलग से, किसी तरह खा जी ले यही बहुत है, इस सरकार में बहुत किल्लत है। बीच में जब भुवाल टोकते हैं कि आपकी इस बात को हेडलाइन से शुरू करेंगे तो उस बोलने वक्त सोच लीजिए, तब विजय कहता है कोई डर नहीं है, बाबा इस बार, बाबा मतलब योगी, इस बार मतलब 22 में, और मोदी जी उस बार 2024 में चले जाएंगे, आपको जहां मर्जी हो वहीं लिखिए। उसने बोलना जारी रखा है। कहते हैं कि हम बुनकरी का काम करते हैं, इनकी सरकार में बुनकरों की स्थिति बहुत दयनीय है। पिछली सरकार में बिजली बिल 200-250 रुपए महीना देने पड़ते थे, लेकिन अब 2,500-3 हजार रुपए महीना देना पड़ रहा है। साड़ियों की बिक्री नहीं है, साड़ी पर 100 रुपए बच रहा है, जबकि मजदूर रखें तो उसे 30 रुपए और मिलाकर मजदूरी देनी पड़ेगी। रोजी रोटी जिससे चलता था उसका कुछ धंधा तो नोटबंदी से ही मंदा हो गया, तो जो कुछ बचा था कोरोना और लॉकडाउन के दौरान सरकार की नीतियां और नियम ने चौपट कर दिया। हम हैंडलूम के साथ साथ सब्जी की खेती करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते सब्जी की खेती भी चौपट हो गई। 200-250 रुपए पसेरी बिकने वाली भिंडी 5 रुपए पसेरी बेचनी पड़ी, जबकि 21-2200 रुपए किलो भिंडी का बीज खरीदना पड़ा था। बताइए क्या करें। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गोद लिए गए गांव नागेपुर के रहने वाले 25 वर्षीय विजय की स्थिति और सवाल केवल उसी के नहीं है, बल्कि उन सभी के हैं जो रोज कमाने के बाद ही किसी तरह 2 रोटी खा पाते हैं। इससे पहले किसी छोटे उद्योग धंधों में काम करते थे, लेकिन आज घर बैठे हैं या 2 रुपए कमाने के लिए हर किसी परिचित अपरिचित का मुंह ताक रहे हैं। पढ़े लिखे और अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों की स्थिति आज एक बराबर हो गई है। हथकरघा पर काम करते हुए मिले मोखन मौर्य। प्रधान जी के द्वार पर पहुंचने पर पता चला कि वे किसी काम से बाहर निकले हुए हैं। उनके चाचा राजा राम पटेल से दुआ सलाम के बाद भुवाल वापस लौट आते हैं। लौटते वक्त मोखन मौर्य से मिलते हैं, जो हथकरघों पर
थान का कपड़ा तैयार कर रहे थे। उनके अनुसार हमने तो नोटबंदी जैसी महामारी में 45 दिन कपड़े बुनाई के नए नए डिजाइनों का प्रशिक्षण भी लिया था। हमारे साथ 20-20 लोगों की 2 टोली ने प्रधान मुकेश पटेल के आवास पर ट्रेनिंग ली थी। ट्रेनिंग के बाद बुनकरी के कुछ संसाधन देने के नाम पर एक एक आदमी का औसतन 12,000 रुपए फंसा हुआ है। रुपए फंसने का कारण यह था कि जो बुनकरी के संसाधन उन्हें मिल रहे थे, हमें मिल रहे थे, वे सब डुप्लीकेट थे। हम लोगों ने लेने से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा यह है कि आज तक हमारे पैसे नहीं मिले। ये मोहन मौर्य कह रहे हैं, उसकी पुष्टि ग्राम प्रधान ने की है। अभी जो वर्तमान वहां के प्रधान हैं, उनका नाम है मुकेश पटेल। अगले दिन भोपाल तो फोन करते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। उनके सवाल वही है और प्रधान का जवाब भी कुछ संशोधन के साथ वही है जो गांव के अन्य लोगों का कहना था। प्रधान जी बताते हैं कि संसदीय आदर्श गांव के चयन के लिए देश भर से दिल्ली में ग्राम प्रधानों की जब पहली बार 2015 में बुलाया गया था, तो हम वाराणसी से अकेले गए थे। आदर्श गांव की कल्पना के लिए 26 तरह की योजनाओं को शामिल किया गया। चूंकि हमारा गांव का पहले से ही राज्य सरकार द्वारा लोहिया ग्राम के अंतर्गत होने की वजह से संसदीय आदर्श ग्राम के रूप में चयन नहीं हो सका और 20-25 दिन बाद उसकी जगह जायापुर गांव का चयन हो गया। पहले 15 में जायापुर का हुआ, दूसरी बार में उनके नागेपुर का हुआ। वे आगे कहते हैं कि आदर्श गांव चयनित होने का मतलब है स्थानीय जनता को मूलभूत सुविधाएं और विकास का लाभ मिले। शिक्षा के मामले में देखा ही कि प्राथमिक विद्यालय के अलावा यहां पर जूनियर स्कूल भी नहीं है, जूनियर हाई स्कूल भी नहीं है। स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर एक बार अनुप्रिया पटेल आई थी, जो नंदघर के बगल में ही 5 ईंट रखकर शिलान्यास करके चली गई, लेकिन न जाने स्वास्थ्य केंद्र कहां गायब हो गया, आज तक पता नहीं चला। पशु चिकित्सालय के अभाव में आए दिन पशुओं की मृत्यु हो जाती है। रोजगार के नाम पर क्या हुआ? आदर्श गांव चयनित होने के समय कई घोषणाएं हुई थी, जैसे उप डाकघर, रेलवे टिकट बुकिंग खिड़की, बैंक तो हमारे यहां 2013 से ही है, चूंकि हमारा गांव यूनियन बैंक ने पहले ही अडॉप्ट किया हुआ था। फिर एटीएम, सड़क पक्की हो जाए, ये तमाम सारे वादे हुए थे। और फाइनली कहा जाए तो संसदीय आदर्श गांव चयनित होने के बाद से हमारे गांव को कुछ उस तरह का बहुत कुछ नहीं मिल पाया। बस स्टैंड और बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगा देने से किसी गांव का विकास नहीं हो सकता। आगे वो कहते हैं कि सब मिला जुला कर देखा जाए तो आदर्श गांव चयनित होने से बस स्टैंड और अंबेडकर जी की मूर्ति के अलावा हमारे गांव को कुछ नहीं मिला। तो यही बात है कि सांसद आदर्श गांव का केवल हम नाम ढोते हैं और कुछ नहीं हुआ। ये पूरा एक रिसर्च का विषय है कि जितने लोकसभा सांसदों ने पूरा जो लिया था उसका डेटा आना चाहिए। अब आदर्श ग्राम योजना क्या है, इसको भी समझ लीजिए। इस सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत सभी लोकसभा सांसदों को हर वर्ष एक ग्राम सभा का विकास कर उसे जनपद की, उसके जिले की अन्य ग्राम सभाओं के लिए आदर्श रूप में प्रस्तुत करने का लक्ष्य था। इस योजना का उद्देश्य शहरों के साथ साथ ग्रामीण भारत के बुनियादी एवं संस्थागत ढांचे को विकसित करना था, जिससे गांव में भी उन्नत बुनियादी सुविधाएं और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य चयनित ग्राम सभाओं को कृषि, स्वास्थ्य, साफ सफाई, आजीविका, पर्यावरण, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सशक्त बनाना था। लेकिन नागेपुर गांव की हकीकत देखकर देश के अन्य गोद लिए गांव की स्थिति खुद ब खुद समझी जा सकती है। यहां यह स्पष्ट
जानना जरूरी है कि जयापुर, नागेपुर, ककरहिया, डुमरी गांव को गोद लेने के बाद जुलाई 2021 में पूरेबियार गांव और परामपुर गांव को भी प्रधानमंत्री ने गोद लेने का ऐलान किया था। हर साल एक गांव गोद लेना होता है। जब देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित नागेपुर की यह स्थिति है, तो अन्य सांसदों के क्षेत्रों में चयनित आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित गांव की क्या स्थिति होगी, यह सोचने का विषय है, यह समझने का विषय है, यह शोध का विषय है। भोपाल साहब का ये लेख था और जनचौक में छपा है। उन दोनों का शुक्रिया। आप देखते रहिए अम्बेडकर नामा और शेयर करते रहिए। अगले एपिसोड में फिर मिलता हूं। शुक्रिया। जय भीम।